कॉलेज की पढ़ाई चल रही थी और तभी जो टीचर होते हैं वह बोर्ड पर एक डेरिवेशन लिखते हैं। डेरिवेशन को लिखकर जब उसे सॉल्व करने जाते थे, क्योंकि ये डेरिवेशन काफ़ी ज़्यादा कठिन था और इसे सॉल्व करवाना बच्चों के लिए नामुमकिन था, तो इसीलिए वह उसे सॉल्व करके दिखाना चाहते हैं। लेकिन तभी लंच टाइम हो जाता है और उसके बाद टीचर कहता है कि इसे बाद में देखेंगे, इसे जो कि तो रहने दो। उसके बाद सभी बच्चे लंच करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन जब वो लोग लौट कर देखते हैं तो वह डेरिवेशन सॉल्व हुआ पड़ा था। अब टीचर जो होती है वो हैरान हो जाती है और देखने लगती है कि भाई ये किस बच्चे ने किया है, लेकिन सभी बच्चे मना कर देते हैं कि मैम हमने तो नहीं किया। तभी यहाँ पर उस क्लास के अंदर एक लड़की होती है जिसका नाम अंजलि होता है, जो कि करोड़पति बाप की बेटी है। वह उस क्लास के बाहर पेंट कर रहे पेंटर की तरफ देखती है, जो कि जिसे देखकर वो मुस्कुराने लगती है और सोचती है कि भाई सच में इसने किया होगा। कौन था वह पेंटर और क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि इस पेंटर ने ये डेरिवेशन सॉल्व किया था, क्या किया था या नहीं किया था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की कहानी स्टार्ट होती है बिहार के गया जिले के एक छोटे से गांव से, जिस गांव के अंदर एक परिवार होता है। परिवार के अंदर माता पिता और 4 उनके बच्चे होते हैं। बड़े बड़े 2 बेटे होते हैं, उससे छोटी एक बेटी होती है और एक सबसे छोटा लड़का होता है जिसका नाम होता है रवि। रवि जो था वह पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार था, लेकिन उसकी फूटी किस्मत कि उसके माता पिता मजदूर थे। अब जो रवि होता है वह अपनी पढ़ाई लिखाई को करने लगता है, सरकारी स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में जाकर अपनी पढ़ाई करता है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ जो रवि होता है वह अपनी स्कूली एजुकेशन को अच्छी तरह से कंप्लीट करता है, यानी कि हर क्लास में उसके अव्वल नंबर आते हैं और 12वीं क्लास में तो साइंस साइड से उसने बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त किए थे। अब जैसे ही उसने अच्छे नंबर प्राप्त किए थे तो गांव में इस बात का नाम हो जाता है और अड़ोस पड़ोस के लोग रवि के पिता से कहने लगते हैं कि अपने बच्चे की पढ़ाई रोकना मत, उसको पढ़ने देना। जबकि पिता ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उससे बड़े बड़े 3 बच्चे और हैं, उनका भी देखना है और साथ में घर को भी चलाना है, तो वह भला उस बच्चे के ऊपर कैसे पढ़ाई लिखाई में इतना पैसा लगा सकते हैं। ऐसा सोच कर वे तो ये सोच रहे थे कि बच्चे की पढ़ाई नहीं करवाएंगे, लेकिन जब अड़ोस पड़ोस वाले कहते हैं तो उसके बाद वो उसका एडमिशन के लिए पूछने लगते हैं, बेटा अब तू कहाँ एडमिशन लेगा। तो जो रवि होता है वह बड़ा ही खुश हो जाता है, क्योंकि उसे भी उम्मीद नहीं थी कि माता पिता पढ़ाएंगे। लेकिन जब पिता खुद से पूछते तो वह कह देता है कि पिताजी अगर आप चाहें तो मैं कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूँ, कॉलेज की पढ़ाई को करके और भी ज़्यादा मुझे अच्छी नॉलेज मिलेगी और अच्छी तरह से मैं पास कर लूँगा। तो उसके पिता पूछते हैं कि बेटा पूछ करा कितने पैसे लगेंगे। तो यहाँ पर जो रवि है वो कॉलेज जाता है और कॉलेज में जब पता करता है तो उसकी जो एडमिशन फीस थी स्टार्टिंग की वो 5500 रुपये थी। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो पिता हैं वह पहले तो हैरान होते हैं, क्योंकि 5500 रुपये जुटा पाना उनके लिए बड़ा ही मुश्किल था। जैसे तैसे घर का गुजारा हो रहा था और उसके बाद यहाँ पर जो पिता होते हैं वो फिर भी अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए जैसे तैसे करके 5500 रुपये लाकर उसे दे देते हैं। उसके बाद जो रवि होता है बड़ा ही खुश होता है और उसके बाद वहाँ पर पढ़ने जाने लगता है। इधर जो उसके बहन भाई होते हैं वह सभी लोग अपने अपने काम धंधे में लगे हुए थे, यानी कि बहन तो घर संभाला करती थी। जो भाई थे वो कभी कभी तो पिता के साथ चले जाया करते थे या फिर इधर उधर नौकरी ढूंढने के लिए चले जाया करते, यानी काम ढूंढने के लिए इधर उधर घूमा करते थे। तो यहाँ पर जो रवि होता है जब वह पढ़ाई करता है तो उसे पढ़ाई करने में बहुत ही मन लगता है और धीरे धीरे जब वह पढ़ाई करता है तो उसे एहसास होता है कि शायद उसके पिता उसका खर्च नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि पढ़ाई करने के टाइम पर रोज आना जाना, क्योंकि वो गाँव में थे और पास ही के शहर में जाना होता था, तो वहाँ पर किराया भी लगा करता है, साथ में किताबें वगैरह इन चीज़ों का खर्चा भी हुआ करता है और साथ में छोटी मोटी चीज़ें और हुआ करती हैं जो कॉलेज के अंदर पैसे वगैरह देने पड़ते हैं। अब जब वो पैसों की बात आती है तो जब भी वह पिता से कहा करता है तो पिताजी वैसे मना तो कर नहीं पाते हैं, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा करता है कि भाई इस बच्चे के ऊपर मैं कितना पैसा खर्च कर रहा हूँ। जब गरीबी होती है ना तो ऐसा ही होता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो पिता होते हैं उसके आंखों को देखकर वह समझ जाता है कि भाई पिताजी के पास पैसे नहीं है और वो मजबूरी में मुझे पैसे दे रहे हैं कि भाई अब एडमिशन करा दिया है तो अब होने देते हैं आगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता है और समय के साथ साथ उसकी फर्स्ट ईयर कंप्लीट होती है, तो उसी दौरान जो रवि होता है उसके जो पिता होते हैं वह एकदम से शस्त्र गेट डाल देते हैं, यानी कि अब कह देते हैं कि भाई बेटा अब हमसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी तेरी, अब तू भी अपना कोई काम धंधा देख ले, क्योंकि घर को भी चलाना है, साथ में तेरी बहन भी सयानी हो रही है और भाइयों की भी शादी करनी है, तो इसीलिए पैसों की ज़रूरत होगी और तू इस काम को छोड़, पढ़ाई लिखाई को छोड़ और अपना कुछ काम कर ले। लेकिन जो रवि था वह पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार था और यहाँ पर भी फर्स्ट ईयर उसने बहुत अच्छे अंकों से
पास की है। अब इस बात को देखते हुए रवि अपने पिता से रिक्वेस्ट करता है, लेकिन पिता साफ मना कर देते, कहते हैं बेटा अब फिर से तुम्हारा एडमिशन होगा और फिर से वही साइकिल दोबारा से चलेगा, मैं इसको पूरा नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ़ कर देना मेरे लाल। इस बात को सुनकर जो रवि होता है उसे बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन पिताजी जहाँ तक जो बात कह रहे थे वो बात भी सही थी। वो कहाँ से करे अकेले इतनी काम, क्योंकि उनके भाई जो थे वह तो जो कुछ भी कमाया करते थे उसे खुद ही खर्च कर दिया करते थे। पिताजी को तो कभी कभार दे दिया तो उसको उससे ज़्यादा भी ले लिया करते थे। तो इसीलिए जो रवि है वह भी समझता है और कहने लगता है कि पिताजी देखो, आप मुझे पढ़ा तो नहीं सकते, लेकिन क्या आप मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ सकते हो। पिता हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि मतलब क्या है तुम्हारा। तो बेटा जो होता है वो कहता है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं खुद से कुछ काम करूँगा और कुछ काम करके अपनी पढ़ाई को करना चाहता हूँ, क्योंकि पढ़ाई लिखाई मुझे बहुत अच्छी लगा करती है। तो यहाँ पर जो पिता हैं वो कहते हैं कि अगर ऐसा तू करना चाहता है तो बेशक से कर ले, हम तुझे रोकने वाले नहीं हैं। अब जो रवि होता है वह अब रोजगार देखने लगता है, लेकिन यहाँ पर रोजगार के अवसर बहुत कम होते हैं और इसीलिए पिता थोड़े से पैसे भी जमा करने में बड़े ही मुश्किलों का सामना कर रहे थे। तो यहाँ पर जो रवि होता है वह सोचता है कि क्यों ना मैं दिल्ली चला जाऊँ। अब दिल्ली के अंदर रोजगार के अवसर काफ़ी ज़्यादा हैं और इसीलिए वह ये बात फाइनल कर लेता है कि उसे दिल्ली जाना है और अपने घर वालों को भी बता देता है। घर वाले पहले तो मना करते हैं, लेकिन जब बच्चा कहता है कि मैं वहाँ पर अपनी पढ़ाई करना चाहता हूँ, कुछ दिन काम करके पैसे इकट्ठे करूँगा और उन पैसों से अपनी पढ़ाई चालू कर दूंगा, फिर साथ साथ में काम करता रहूँगा। तो जो माता पिता होते हैं वो सोचते हैं कि जब बच्चा अपने दम पर अपने सपनों को पूरा करना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। वह लोग उसे दिल्ली भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं, आंखों में आंसू लेकर बच्चे को विदा करते हैं और उसके बाद जो लड़का होता है वहाँ से दिल्ली चला जाता है। दिल्ली जाने के बाद वह सोचता है कि भाई मैंने बायोलॉजी भी ली है, यानी कि मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों तरह की उसने पढ़ाई की थी, एडिशनल में बायो ले ली थी। तो इसी वजह से वो सोचता है कि अगर मैं मेडिकल लाइन में जाता हूँ तो बहुत जल्दी सक्सेस हो जाऊँगा, अगर फिर से इसी काम को करूँ तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। इस बात को सोचकर वह मेडिकल के बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए उसे कम से कम यहाँ पर दिल्ली में अगर वो पढ़ाई करेगा तो 1 लाख रुपए 1 साल का चाहिए होगा और तभी उसकी मेडिकल की पढ़ाई हो पाएगी जो वो करना चाहता है। तो इसी वजह से जो लड़का होता है अब वह सोचता है कि ऐसा पैसा कहाँ से आएगा, और तभी अचानक से उसकी नज़र जाती है एक पेंटर पर जो कि पेंट कर रहा था और कुछ पेंटिंग बना रहा था दिल्ली के एक पुल के पिलरों पर। अब जैसे वो उसे पेंटिंग बनाता हुआ देखता है तो उसके बाद उसके दिमाग में भी आता है, क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छी पेंटिंग कर लिया करता था, और उसके बाद वह सीधा उस व्यक्ति के पास जाता और कहता है कि भैया क्या ये काम मैं भी कर सकता हूँ। तो वो कहता है कि हाँ भाई, अगर तुम करना चाहो तो बेशक से कर सकते हो, वैसे तुम्हें आता है कुछ। तो वो कहता है कि एक बार अपना ब्रश दिखाओ और उसके बाद मैं भी देखो एक बार कोशिश करके। तो उसके बाद वो कहता है कि देख तू खराब मत कर देना, बड़ी मेहनत से बनाया है। तो वो कहता है कि एक बार विश्वास तो करो, मैं देखता हूँ, ज़्यादा वैसे ब्रश नहीं चलाऊंगा, थोड़ा बहुत काम मैंने भी किया है। इसके बाद वह उसे ब्रश पकड़ाता है और उसके बाद जो रवि होता है, जो वो पेंटिंग करता है ना, तो वह जो व्यक्ति था वह उसे देखता ही रह जाता है। सच में उसके हाथ में एक जादू था और वो कहता है कि यार तू कहाँ छिपा हुआ था, अगर तू इस काम को करेगा ना तो देख तेरे पास न जाने कितना काम आएगा और तुझे पता भी नहीं चलेगा, और ढेर सारा पैसा हम लोग मिलकर कमा सकते हैं अगर तू अच्छी तरह से काम करे तो उसके बाद वो कहता है कि हाँ पैसा तो मुझे भी चाहिए, दरअसल मुझे अपनी पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करने के लिए पैसा तो चाहिए होगा। उसके बाद वह पूछने लगता है कि पढ़ाई करनी है, तो वह कहता है कि हाँ भैया मुझे पढ़ाई करनी है। पूछता है कि क्यों, पढ़ाई क्यों करनी है, जब तुझे इतना अच्छा काम आता है तो इसी काम से अपने जीवन को व्यतीत कर। तो वो कहता है कि भैया मैं पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छा हूँ, तो इसीलिए पढ़ाई करने के लिए मुझे पैसे चाहिए और उतने दिन मुझे काम के लिए आपका साथ चाहिए, अगर आप मुझे अपने साथ रख लो तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद जो पेंटर होता है उसका नाम भूदेव होता है और भूदेव भी रवि को अपने साथ रख लेता है। यहाँ पर जो भूदेव होता है वह अब पेंटिंग के और बड़े थोड़े से टेंडर ले लिया करता है, क्योंकि अब उसके पास एक साथी है जो कि इसी से अच्छा भी काम किया करता है। तो इसीलिए भूदेव टेंडर लेता है और तभी, यानी कि स्टार्टिंग का 1 महीना भी नहीं हुआ था, 15 दिन हुए थे उसे काम करते हुए, और तभी उन्हें एक कॉलेज के अंदर टेंडर मिल जाता है। कॉलेज में उन्हें काम करना होता है और जैसे वो वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि भाई कॉलेज का पेंट वगैरह तो हो गया है, लेकिन अच्छे अच्छे स्लोगन लिखने हैं, और उन सारों की लिस्ट बनाकर उन पेंटर को पकड़ा दी जाती है कि भाई तुम स्लोगन लिखो। अब इस बात को देखते हुए यहाँ पर जो रवि होता है वह कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा, और ये काम को चालू कर देते हैं। अब तभी एक दिन की बात होती है जब जो रवि होता है वह क्लासरूम के साइड वाली
दीवार पर स्लोगन लिख रहा था और जहां पर वह स्लोगन लिख रहा था वहां पर एक खिड़की थी और खिड़की के साइड में जो बेंच होती है, यानी कि अंदर क्लासरूम के अंदर जो बेंच थी, उस बेंच पर एक लड़की बैठी हुई थी जिस लड़की का नाम होता है अंजलि। अंजलि जो कि दिल्ली के करोड़पति बाप की इकलौती बेटी है और उसके पास रुपए पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है। ये प्राइवेट कॉलेज है जिसके अंदर वो स्लोगन लिख रहे हैं और प्राइवेट कॉलेज के अंदर वो पढ़ा करती है और किस क्लास की सबसे होशियार और होनहार लड़की भी है। तो यहाँ पर अंजलि बैठकर बोर्ड की तरफ ध्यान दे रही थी और इधर जो रवि है वो पेंट करने में लगा हुआ था। लेकिन तभी जो टीचर होते हैं वो एक बहुत ही कठिन सवाल सभी बच्चों से पूछते हैं और जैसे वो सवाल पूछा गया था तो यहाँ पर वह सवाल रवि के कानों में भी हो जाता है, लेकिन कोई भी बच्चा जवाब नहीं देता। तो हल्के से जो रवि होता है उस सवाल का जवाब दे देता है। कुछ एक्सीलरेशन वगैरह का कुछ ऐसा पूछा था, ग्रेविटी वगैरह का, तो इसका जवाब जब वो दे देता है तो यहाँ पर अंजलि को ये आवाज़ सुन जाती है और उसके बाद वो बड़ी हैरान होती है क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर पेंट लगा हुआ है। हालांकि वो जवान लड़का है, खूबसूरत भी है, लेकिन उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था। लेकिन जैसे उसने सवाल का जवाब दिया तो उसके बाद वह एकदम से चौंक जाती है और उसके बाद फिलहाल तो वहीं पर बैठी रहती है, लेकिन जैसे क्लास छूटती है तो वो बाहर निकलती है और उस लड़के को देखने लगती है। जैसे वो उसे देखती है तो ये लड़का रवि जो होता है वो भी उसे देखता है। तो उसके बाद जो अंजलि होती है वो पूछने लगती है कि मैडम ने जो सवाल पूछा था उसका जवाब आपने दे दिया, वो कैसे? तो वो कहता है कि ऐसा है मैम, मैं ना पढ़ाई करता था और जो पढ़ाई आप पढ़ रहे हो उसको मैं पढ़े बैठा हूँ और ये मुझे आता था। इस बात को सुनकर वो हैरान हो जाती है और कहने लगती है अगर तुम पढ़ाई किया करते थे तो यहाँ पर पेंटिंग का काम क्यों कर रहे हो, ये तो बड़ा ही नीचे लेवल का काम है। तो उसके बाद वो कहता है कि मैम क्या करें, गरीबी इतनी है, गरीबी की वजह से ये सब कुछ हमें करना पड़ रहा है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो अंजलि होती है वह कहने लगती है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, वैसे तुम्हारा तुक्का लग गया है। तो वो कहता है कि मैडम अपनी किताब को खोलकर कुछ भी पूछ लो अगर आपको विश्वास नहीं है तो यहाँ पर अंजलि को डाउट उठता है और उसके बाद वो उससे 2-4 सवाल कठिन कठिन पूछने लगती है तो वह सभी सवालों के सटीक जवाब दे देता है और उसके बाद अंजलि एकदम से उस लड़के से इम्प्रेस हो जाती है। कहती है कि सच में यार तू तो जीनियस है। तो उसके बाद वो कहता है कि हाँ मैम मैं जीनियस ही हूँ, लेकिन क्या करूँ, गरीबी के कारण ये जो जीनियस बना है ये ऐसे ही छुप गया है। ऐसा कहकर वह अपने काम में लग जाता है और अंजलि उसकी तरफ देखती हुई आगे तो बढ़ जाती है क्योंकि उसकी सहेलियां उसे कैंटीन की तरफ बुला रही थी और कह रही थी कि क्या बात कर रही है इस पेंटर से। तो उसके बाद वह अपनी सहेलियों के साथ चली तो जाती है, लेकिन उसके दिमाग में उस पेंटर का ही ख्याल घूम रहा था और उसे लग रहा था कि यार इसके साथ तो बहुत गलत हो रहा है और इसकी कुछ ना कुछ मदद करनी चाहिए। धीरे धीरे ये दिन कंप्लीट हो जाता है और जब दूसरा दिन आता है तो दूसरे दिन भी यहाँ पर जो वही क्लास थी अंजलि वाली, उस क्लास के दरवाजे पर छोटा सा कुछ लिखना था, वो रह गया था कल। तो उसे आकर वो करने लगता है, थोड़ा लेट हो गया था, आज कुछ काम था उसे, तो इसीलिए जब लेट हो जाता है तो लंच से कुछ देर पहले वो पहुंचता है और वहाँ पर उस जो स्लोगन रह गया था उसे पूरा करने लगता है। लेकिन जैसे ही स्लोगन पूरा होता है तो उसी समय जो मैडम होती है उसने बोर्ड पर एक डेरिवेशन लिखा था और उस डेरिवेशन को लिखने के बाद मैडम कहने लगती है कि ये जो डेरिवेशन लिखा हुआ है ये आज तक कोई भी बच्चा तो सॉल्व कर ही नहीं पाया है और टीचर भी इसको बड़ी मेहनत के बाद सीखते हैं, तो ये बहुत ही कठिन है। इसको मैं आज तुम्हें समझाने वाली हूँ, अगर किसी से आता हो तो वो अपना हाथ खड़ा कर ले। लेकिन कोई भी बच्चा अपना हाथ खड़ा नहीं करता है और अंजलि भी बोर्ड की तरफ बड़ी गौर से देखती है और उस डेरिवेशन को अपनी पेन कॉपी पर उतारने लगती है। वो सोचती है कि मैं इसे सॉल्व करके देखूंगी, अगर हो गया तो। यहाँ पर इतनी देर में जब मैडम कहती है कि जब कोई भी सॉल्व नहीं कर रहा है तो उसके बाद मैं ही इसे सॉल्व कर देती हूँ, ऐसा कहकर वह मार्कर उठाने लगती है। लेकिन इतनी ही देर में बेल बज जाती है, यानी कि लंच का टाइम हो गया था। और जैसे लंच का टाइम होता है तो उसके बाद जो मैडम होती है वो कहती है कि ठीक है, लंच के बाद का पीरियड भी मेरा है, तो उसके बाद मैं उस पीरियड को ले लूँगी और आप लोग अभी जा सकते हो, उसके बाद इसे सॉल्व करवा दूंगी। ऐसा कहकर वह बच्चों को जाने के लिए कह देती है। लेकिन ये सारी बातें रवि ने सुन ली थी और जब वह ये देखता है कि भाई किसी भी बच्चे से सॉल्व नहीं हुआ है तो उसके बाद वह भी जाकर लंच के टाइम में उस डेरिवेशन को देखने लगता है। थोड़ी देर तक वह उसे गौर से देखता और गौर से देखने के बाद सारी के सारी उलझनें उसके पास सामने सुलझ जाती हैं और उसके बाद वो मार्कर उठाकर फटाफट उसका सॉल्यूशन उस बोर्ड पर लिख देता है। लेकिन जब तक वो सॉल्यूशन कंप्लीट कर पाता तभी अचानक से उसे किसी के चहलकदमों की आवाज़ आती है और उसके बाद वह एकदम से वहाँ से बाहर निकलने लगता है। लेकिन उसी समय जो अंजलि थी वह अंदर घुस रही थी। अंजलि
इस लड़के रवि को देख लेती है और उसके बाद जब बोर्ड पर उस डेरिवेशन को देखती है कि भाई वो तो सॉल्व हुआ पड़ा है तो बड़ी हैरान हो जाती है। लेकिन इतनी देर में बच्चे भी आने लगते हैं, थोड़ी देर में ही, और लंच का टाइम भी खत्म हो गया था। मैडम भी आती है और मैडम आकर जब इस डेरिवेशन को देखती है भाई ये कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद हैरान हो जाती है और पूछने लगती है कि किस बच्चे ने किया है। तो यहाँ पर सभी बच्चे चुप रह जाते हैं क्योंकि किसी के पास भी जवाब नहीं था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं ये गलत है। तो तभी जो अंजलि होती है वो कहती है कि क्यों मैडम, क्या हुआ, गलत है क्या? तो उसके बाद वो कहती है नहीं गलत नहीं है, पूरी तरह से परफेक्ट है और ये सॉल्व करना हर किसी के बस की बात नहीं है, इसीलिए पूछ रही हूँ कि कौन है वो जीनियस। लेकिन इस बात को सुनकर जो अंजलि है वो भी चुप हो जाती है और बाहर पेंट कर रहे रवि की तरफ देखने लगती है। सोचती है कि यार ये तो सच में ही जीनियस है, इसने डेरिवेशन सॉल्व किया है और पक्का इसी ने किया है। उसके बाद जो मैडम होती है वह पूछती है, कई बार जब कोई नहीं बताता है तो वो भी कह देती है कि चलो ठीक है यही इसका सॉल्यूशन है और इसको लिख लो, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो मुझे पूछ लो। तो उसके बाद जो अंजलि होती है वो पूछती है और पूछने के बाद वो एक एक बात को जो मैडम है वो उसे बता देती है और सभी बच्चों की समझ में आ गया था। यहाँ पर इनकी धीरे धीरे शाम होती है और शाम के समय जो अंजलि होती है जब छुट्टी के समय जाने लगती है तो उस रवि के पास पहुँच जाती है और उससे बात करने लगती है कि इतना कठिन डेरिवेशन तुमने कैसे सॉल्व कर दिया? तो वो कहता है कि बस ऐसे ही देखते ही दिमाग में आ गया और उसके बाद मैंने इसे सॉल्व कर दिया। तो उसके बाद वह रवि से कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम तो बहुत बड़े जीनियस हो, तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो और तुम्हें पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। तो वो कहता है कि मैडम करूंगा पढ़ाई लिखाई, पहले 1 साल कुछ पैसा कमा लेता हूं, उसके बाद पढ़ाई लिखाई करूंगा। इधर जो लड़की होती है अंजलि वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगी तुम्हारी पढ़ाई लिखाई। तो उसके बाद जो लड़का होता है वो कहता है कि नहीं मैडम आप मेरी पढ़ाई लिखाई करवाओगे ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो वो कहने लगती है कि अरे एहसान मत समझो, मैं तुम्हारी पढ़ाई लिखाई केवल तुम्हारे टैलेंट के दम पर करवा रही हूँ और तुम मुझे पढ़ा दिया करना, उसी से मेरा भी काम चल जाएगा। ऐसा करना कॉलेज के बाद मैं एक इंस्टीट्यूट में बात कर लूँगी और वहाँ पर आकर तुम मुझे पढ़ा दिया करना, घर वालों से ट्यूशन का मैं बोल दूँगी। यहाँ पर इस बात को सुनकर लड़का तैयार हो जाता है और उसके बाद जो लड़की होती है वह उसकी पढ़ाई लिखाई को करवाने लगती है अपनी जो पॉकेट मनी होती है उसके थ्रू जो वह करना चाहता है। और इधर जो लड़का होता है वह उसे कोचिंग सेंटर में पढ़ाने लगता है। लेकिन यहाँ पर जब वह कुछ कोचिंग में उसे पढ़ाता है तो उसी दौरान एक जो उसके पिता का दोस्त होता है उसकी नज़र उस लड़के पर पड़ जाती है और यहाँ पर जो अंजलि है वो सच में अब तक उसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुकी थी। तो इसीलिए जब वह देखता है कि भाई फलाने की लड़की ऐसे ऐसे बैठी है और इस तरह से बात कर रही है और लड़का भी ऐसी बात कर रहा है तो यहाँ पर उसे उसके बारे में पता निकालने की होती है। और जैसे वो पता निकालता तो उसे पता चलता है कि ये तो कुछ दिनों पहले कॉलेज में पेंट किया करता था। तो उसके बाद यहाँ पर जो अंजलि का पिता होता है उससे जाकर वो चुगली लगा देता है और जो पिता होता है वह अपनी बेटी से कहने लगता है कि बेटी देखो ये सब ठीक नहीं है जो कुछ भी तुम कर रही हो। तो उसके बाद वो पूछती है कि क्या हुआ पिताजी? तो वो बताता है कि फलाने अंकल मिले थे तुम्हारे, उन्होंने तुम्हें कोचिंग सेंटर में देखा था और वहाँ पर तुम उस लड़के के साथ बैठी हुई थी। तो वो कहने लगता है कि बेटा कहने लगती है कि पिताजी दरअसल बात ऐसी है कि वो लड़का मुझे पढ़ाया करता है और वो काफ़ी ज़्यादा जीनियस है, वो और कुछ बात नहीं है। लेकिन तभी जो पिता है वो कहता है कि बेटा तुम्हारी हम उम्र का है तो उससे दूर ही रहो और किसी और टीचर से पढ़ाई लिखाई कर लो। ऐसा कहकर वो उसे पढ़ने से मना कर देता है। तो जो अंजलि होती है वह भी इस बात के लिए तैयार हो जाती, कहती है ठीक है पिताजी, क्योंकि उसे डर था कि उसके पिताजी कहीं उस लड़के के साथ कुछ उल्टा सीधा ना करवा दें। तो यहाँ पर जो अंजलि होती है वह अगले दिन लड़के से कहती है कि देखो अब हम लोग यहाँ पर कोचिंग सेंटर में नहीं पढ़ सकते, तुम ऐसा करो तुम एक कमरा ले लो और वहीं पर मैं पढ़ने के लिए आ जाया करूँगी और तुम मेरे से वो पैसे ले लिया करना। यहाँ पर लड़का ऐसा ही करता है, कमरा लेता है उस कमरे के अंदर रहकर पढ़ाई करने लगता है और जो लड़की होती है उसकी पढ़ाई लिखाई को करवाती है। धीरे धीरे इन बातों को 5 साल बीत जाते हैं और 5 साल के अंदर लड़के की पढ़ाई लिखाई तो कंप्लीट हो चुकी थी और उसके बाद उसे बहुत ही अच्छी एक नौकरी भी मिल चुकी थी। लगभग महीने के 60 से 70 हज़ार रुपये वो कमाया करता था। और इधर जो अंजलि का पिता होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। दरअसल अंजलि ने न जाने कितने सारे रिश्तों को रिजेक्ट किया था, क्योंकि अंजलि जो थी वह किसी लड़के को अपने लायक समझती नहीं है। जब भी कोई लड़का आया करता तो उससे उल्टे सीधे सवाल पूछने लगती है और उन सवालों को जानने के बाद जो लड़का है वह भी चुपचाप चला जाया करता। अंजलि जो होती है वह जब रिश्तों को रिजेक्ट करती रहती है तो एक शाम जो अंजलि के पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि क्या करें बेटी, तू किसी को पसंद कर ले और शादी कर ले, लोग बातें बनाने लगे हैं, भले ही तू घर जमाई रख लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है। तभी यहाँ पर जो अंजलि है वो कहती है कि ठीक है पिताजी देखती हूँ कुछ ना कुछ। तो उसके बाद जो अंजलि होती है वह एकदम से उस लड़के को
जिसका नाम रवि होता है, उसको फ़ोन करती है और उससे कहती है कि अब सही मौका है और तुम घर पर आ जाओ। उसके बाद जो रवि होता है अच्छे खासे वो कपड़े पहना करता है, क्योंकि पैसे भी कमाया करता है, अपने घर पर भी भेजा करता है और अपने ऊपर भी खर्च किया करता है। ऊपर से अंजलि अब तक भी उसे सपोर्ट करती हुई आ रही है और दोनों एक दूसरे से गहरा वाला प्यार कर चुके हैं। तो उसके बाद वो लड़का आ जाता है और जैसे वो लड़का आता है तो उसके बाद यहाँ पर उसके पिता से उसे मिलाती है और कहती है कि पिताजी देखो, ये लड़का मैंने पसंद किया है, ये महीने का 60 से 70 हज़ार रुपये पाड़ा करता है और कोई भी दिक्कत नहीं है। वैसे तो गरीब घर से पीछे से बिहार का रहने वाला है, लेकिन ये मुझे बड़ा अच्छा लगा और इसी से मैं शादी करना चाहती हूँ। अगर आपको मेरी शादी करनी है तो इससे कर दो। हाँ, अगर आप नहीं करना चाहते तो बिल्कुल भी आपसे जोर जबरदस्ती नहीं करूँगी। मैं शादी जिंदगी भर करूँगी ही नहीं, क्योंकि इसे मैं पसंद कर चुकी हूँ। अब पिता जब देखते हैं कि 60-70 हज़ार रुपये महीने का कमाया करता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है और वह भी शादी के लिए हामी भर देते हैं। उसके बाद जिस दिन इन दोनों की धूमधाम से शादी हो रही थी, यहाँ पर रवि के घर वाले भी आते हैं और वो अंकल भी आता है जिस अंकल ने इसके बारे में पता लगाया था कि ये पेंट किया करता है। और जैसे ही वो शादी में इसे देखता है तो कहने लगता है कि तू पागल तो नहीं होगा, यही तो है वो पेंटर जिसके साथ तुम्हारी बेटी के गलत आचार विचार चल रहे थे। इस बात को सुनते ही यहाँ पर वो कहने लगता है, अरे तू पागल तो नहीं हो गया, ये तो मेडिकल लाइन का स्टूडेंट है और हॉस्पिटल में अच्छी खासी जॉब किया करता है, 60 से 70 हज़ार रुपये से मिला करते हैं। तो ये मेरा घर जमाई बनने के लिए पूरी तरह से परफेक्ट है, क्योंकि इसके बड़े भाई बहन भी हैं और माता पिता के पास गरीबी है, तो यहाँ पर रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है और इसीलिए मैंने इसे चूज़ किया है। तो वो हैरान हो जाता है, लेकिन जब पूरी कहानी उसे पता चलती है तो वो भी इस प्यार की तारीफ करता है कि प्यार हो तो ऐसा हो, गरीब को ऊपर न जाने कितनी ऊपर तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।